चलिए बताइए। कंटिन्यू करिए डीपीएसपी सर अब खत्म। सर मेडवल के लिए स्पेक्ट्रम काफी है? अभी कुछ नहीं कुछ नहीं, बाद बात करेंगे। अभी डीपीएसपी बताइए। डीपीएसपी के बारे में बताइए। ओके सर। 36 से लेकर राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, क्या 36 से डायरेक्ट प्रिंसिपल 36 टू 51 तक। 36 to 51। 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। यस सर। सही है। क्या है, क्यों है ये, कुछ पता है आपको? यस सर। हाँ बता दीजिए, यस सर। जल्दी जल्दी बता दीजिए। सर डीपीएसपी सर वो आइडियल्स होते हैं जो मतलब एक स्टेट को दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग योर पॉलिसीज वगैरह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी और सर। इसको अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिलेगा तो जा सकते हो ना, कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट से बोल सकते हो कि भैया हमें डीपीएसपी नहीं। नहीं सर, ये जस्ट नॉन जस्टिसेबल होते हैं सर। चलिए एक न्यायालय में अब मैं मेंस की बात करता हूँ, सुनो फटाफट सुनो। जो पॉइंट आपका अभी इस जी चीज में सर। फ्री के साथ एक सवाल इसका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जी मेंस में सर। दिखाई देगा, वो है आपको कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। यस सबसे सर। बड़ा डिफरेंस तो यही है कि फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिफिकेबल है ठीक और है डीपीएसपी और नॉन सर जस्टिफिकेबल है। डीपीएसपी नहीं होता है। ठीक है। और मेंस और सर फंडामेंटल राइट्स मतलब हमको दिए नहीं जाते हैं, वो मतलब हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। डीपीएसपी को मतलब लागू करने के लिए सरकारें नियम बनाती है, कानून बनाती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन क्लियर है। और बताइए। और तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डीपीएसपी स्टेट्स को हाँ कुछ करने के लिए मना करती है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्टेट्स, बिल्कुल वाइल बिल्कुल जो डीपीएसपी है वो प्रमोट अलाउ करती करती है। प्रमोट करती है। यस, बहुत अच्छी बात है। प्रमोट करती है। और फंडामेंटल राइट्स का जो स्वरूप है सर, ये नकारात्मक नेगेटिव कहलाया जाता है हाँ। और डीपीएसपी का सकारात्मक कहलाया जाता है। बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि अगर फंडामेंटल वेलफेयर राइट्स है, स्टेट्स, हाँ वही फंडामेंटल राइट्स का आप देखोगे तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है वो गवर्नमेंट के खिलाफ आपको, ठीक ना। जो गवर्नमेंट आप जैसे देखोगे, नेगेटिव हाँ, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को, सरकार को नेगेटिव में भूमिका में रख रहा है और आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सरकार के खिलाफ आप बच सको आपको, और देता है कि अगर सरकार आपको कुछ प्रॉब्लम करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जब अभी हम डीपीएससी पढ़ेंगे तो एक तरह से वो सपोर्ट करता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए ना, हमारी पॉलिसी ऐसी बने तो ये चीज कवर हो जाए। अभी जब बताएंगे कि ये चीज वो चीज क्या है, तो पूरा 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक ये पूरा है। तो डीपीएसपी आपको प्रमोट करता है, सरकार को पॉजिटिव भूमिका में रखता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव भूमिका में रखते हैं। और जो डीपीएसपी है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट, जन कल्याण का। अब सवाल यही बनता है, बल्कि कई बार आया भी है कि जो वेलफेयर स्टेट है, जहां तक मुझे सवाल याद आ रहा है, वेलफेयर स्टेट जो है वो वर्ड कहां पर आता है, ये सवाल पूछा कि हमारे प्रेम्बल में आता है कि फंडामेंटल राइट्स में आता है कि डीपीएसपी में आता है, कहां पे आता है वेलफेयर स्टेट की? डीपीएसपी में डीपीएसपी में आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जन कल्याण का जो बात है वो आपका डीपीएस में, आप अगर प्रेम्बल देखोगे अपना, ठीक है, प्रस्तावना देखोगे तो उसमें कहीं पर भी वेलफेयर स्टेट लिखा नहीं है कहीं पर भी, लेकिन डीपीएसपी में है ये वर्ड, ये आपका ध्यान रखना, ठीक है। वेलफेयर स्टेट के बारे में तो पता है ना क्या चीज होती है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? कि वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज एक वेलफेयर स्टेट है कि नहीं है? हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। बता दो, जिनको नहीं पता उनको बता दो फटाफट आप लोग। है सर, है। हाँ है, कैसे है, मतलब क्या है, क्यों है? वेलफेयर स्टेट जो होता है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे मतलब सारे स्फीयर्स के बारे में बात करता है और अपने नागरिकों को वो देने की मतलब कोशिश भी करता है। तो इंडिया समवेयर, जैसे कि डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में भी कहा गया है। ठीक है, मतलब सबको बराबरी मिले, सबको मौका मिले, सबको मतलब जो रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब भी मिल सके, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो समाजवादी सोशलिज्म की बात करता है। चलिए, अगर देखिए लड़ाई हो जाए डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, तो कौन जीतेगा? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में आप हाई कोर्ट पहुंचते हैं, डीपीएसपी तो किसको तवज्जो मिलेगी, किसको तवज्जो मिलेगी? डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स को ऐसे फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो मिलेगी, लेकिन आर्टिकल 39 बी और ए को जो है उसके अगेंस्ट में
मीन्स आर्टिकल 39A एंड 39B उसको ज्यादा प्रेफरेंस है कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स, चलिए एक और बाकी सारी चीजों में फंडामेंटल सुनाता हूँ राइट्स एक को कहानी छोटी तवज्जो सी, दिया है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं देखिए ये बात शुरुआत में रखी गई कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज्यादा तवज्जो रखते हैं एज कम्पेयर टू डीपीएसपी, क्योंकि वो जस्टिसेबल है, ये सब बात बोली गई है, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ और फैसले हुए हैं, ऐसा कोर्ट ने कई अपने दूसरे जजमेंट्स में ये बोला है कि इन केस में फंडामेंटल राइट्स और अगर डीपीएसपी आमने सामने आते हैं तो डीपीएसपी को ये फंडामेंटल राइट का कहते हैं ना कि सबऑर्डिनेट नहीं समझा जाएगा। पहले क्या था कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स का सबऑर्डिनेट समझा जाता था, अधीनस्थ समझा जाता था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है ये। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अलग अलग दोनों हैं, ठीक है। इन दोनों की अपनी आइडेंटिटी है और जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है या उसके अधीनस्थ नहीं है, नीचे नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है और दोनों को साथ में काम करना है, ठीक है। दोनों को साथ, ऐसा आप नहीं हो सकता कि अगर दो चीजों में अगर कोई इशू आ जाए तो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो उसको सीधे ही मतलब बोल दिया जाएगा कि आपको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। माहौल पूरा केस समझा जाएगा और जो चीज बेहतर लगेगी वो प्रिवेल करेगी चीजों को, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल, अरे अब कई सारे एग्जाम्पल इसमें नहीं बताता हूँ आपका। अच्छा ये तो बताना कुछ जो आपका जो प्रीवी पर्स नाम सुना आपने कभी? प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स सुना नहीं सुना? प्रीवी पर्स का क्या होता है? प्रीवी पर्स क्या होता है आपका? प्रीवी पर्स, जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो जो रियासतें थी, रियासत, तो अब रियासत, भाई आपको पता होगा जब इंडिया आजाद हुआ तो लगभग 565 रियासतें थी, ठीक है। मतलब रियासत क्या, छोटे छोटे मतलब किंगडम्स, सूबे थे, सूबे क्या किंगडम बोलेंगे, राज्य थे, राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो अब इनको इंडिया में मिलाने के था। अच्छा देखिए, दो चीजें थी, एक था आपका ब्रिटिश इंडिया, यानी वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, डायरेक्ट राज करते थे, ठीक है। और वो क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे बल्कि राजाओं के माध्यम से कंट्रोल करते थे, ठीक है। जब देश आजाद हुआ तो जो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया का वो हिस्सा जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे वो आजाद हो गया, लेकिन ये रखा गया कि जो ये रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल की कमेटी में वल्लभ भाई पटेल प्लस आपके वीपी मेनन जो सेक्रेटरी थे, इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से जो 565 रियासतें होती हैं उनके पास गए और उनसे बोला कि अब हम चाहते हैं कि आप जो है वो इंडिया यूनियन में मिल जाइए, इंडिया में मिल जाइए, ठीक है। और इसके बदले में हम आपसे तीन चीज चाहते हैं कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी, ये हमारे पास रहेगी, बाकी चीजें आप जैसे चला आ रहा चलते रहेगा। मतलब कि अगर कोई देश है तो खाली इंडिया के पास कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का मैटर रहेगा, बाकी तो राज्य अपने जो कानून बना रहा है बनाएगा वो। और यही स्थिति पहले भी, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो उन्होंने रियासतों से बोला था कि आप अपना राज करो बट हमें ये दो तीन चीजें हमें चाहिए बस। तो वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला कि आप चूंकि जो ब्रिटिशर्स करते थे वैसे ही आप अभी भी कर लो, खाली हमें तीन चीजें चाहिए, इसके बदले में हम आपको पूरा राइट देंगे कि आप अपना झंडा जो है, अपना झंडा फहराओ, झंडा होता है, रियासतों के झंडे होते हैं, ठीक है, आपका सिंबल होगा, साथ में हम आपको पैसे भी देंगे और उस पैसे को बोलते हैं प्रीवी पर्स, ठीक है। कुछ पैसा हर, जैसे रियासत जितनी बड़ी होगी अपना खर्चा उठाने के लिए उन्हें प्रीवी पर्स मतलब कि सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा देगी। इतना क्लियर हो गया ना? यस सर, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या हुआ 1970s में इंदिरा गांधी जब आती हैं, और जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी गरीबी आंदोलन के खिलाफ एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, तो 70s में ये बात आई कि जो प्रीवी पर्स है, जो रियासतों को पैसा मिलता था उनको, तो एक ऐसा माहौल बना देश में कि लोगों को लगा कि प्रीवी पर्स दिया जा रहा है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये नहीं मिलना चाहिए उनको, है ना। तो इंदिरा गांधी ने इसलिए वो प्रीवी पर्स को बंद कर दिया कि हम रियासतों को पैसे नहीं देंगे, बल्कि प्रॉमिस किया गया था 1947 में कि आप हमें मिलोगे तो हम आपको पैसा देंगे, आपको हर महीने अपना खर्चा निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब आई तो अपने आप को गरीबों का मसीहा साबित करने के लिए उन्होंने प्रीवी पर्स बंद कर दिया, राजाओं को सब पैसा देना बंद कर दिया। सवेरे उठा करे ना तो मूवमेंट किया करी वो, हाँ, दिन में लैपटॉप में देखा रहता ना, एक्सरसाइज
क्या हो गया, कुछ बोला है मुझसे? चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब जब ये केस था, ये केस चला गया कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट में जब केस गया है तो प्रीवी जो रियासती उन्होंने कहा था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसको हमें हमें हमारा अधिकार है, और सरकार ने हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, ठीक है। तो कोर्ट ने वहां पर फिर बोला था कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। और जैसे मैं कल भी बताया था कि बैंकिंग राष्ट्रीयकरण है, वहां पर भी उन्होंने प्रीवी की तरह जीपीएसपी को तवज्जो दी है, ठीक है। इसीलिए बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों चीजें बराबर हैं, और अब केस के हिसाब से जो होगा कि फंडामेंटल राइट्स को हमें आगे बढ़ाना है कि डीपीएसपी को बढ़ाना है, ये बोला गया, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट्स बेटर नहीं है उनसे, डीपीएसपी से, ठीक है, बेटर नहीं है, और कोर्ट ने बोला है कि दोनों बराबर ही बराबर हैं, ठीक है। जैसा जो सिचुएशन होगा वैसा होगा। तो सर अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो फिर हम लोग दोनों इक्वल का ही मतलब बिल्कुल, और क्या बोलोगे, ये तो बोलोगे आप कि भाई दोनों के अपने अपनी आइडेंटिटी है, कॉस्ट में कोई ऐसा नहीं कि मतलब क्या कहते हैं ना कि चूंकि वो फंडामेंटल राइट्स है तो मतलब ऑटोमेटिकली अपने आपको सुपीरियर बोलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेस्ट माना जाएगा? नहीं, बेस्ट कोई है ही नहीं ना, बेस्ट सर तो है इनमें ना, तो कोई तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसको नहीं दी जा सकती ना, राजनीतिक निर्देशक तत्व। डीपीएसपी को आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसेबल नहीं है, बस यही तो है, और क्या, बाकी तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है। जो जजमेंट हुआ था सर, ये जो डीपीएसपी है जस्टिसेबल क्यों नहीं है? हाँ, क्या बोला मैं, क्यों नहीं है? ये जो हाँ, ये मतलब न्यायपूर्ण क्यों नहीं है ये? कल क्लास में आए थे कि नहीं आए थे आप? कल नहीं थे? सर। हाँ, तभी तो नहीं पता, बाकी लोगों को पता है जो क्लास में आए थे। कल जो क्लास में आए थे उनको पता है कि क्यों डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है? यस सर, पता है। हाँ बताइए। यस सर, पता है। बताइए। डीपीएसपी बनाने का पर्पस यही था कि लॉन्ग टर्म में कोई भी जो डेवलपमेंट होगा कंट्री में, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो प्रिविलेज देना चाहेगी सिटीजन्स को वो देगी, बट इमीडिएटली कोई कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता है कि मुझे ये नहीं मिला। देखिए, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने आगे आने वाली गवर्नमेंट को रूल और रेगुलेशंस बताए हैं इसके थ्रू, कि आगे जो लागू किया जाएगा इनको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। देखिए, सप्रू कमेटी बनी थी, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा तो ठीक है। सप्रू एक्चुअली उस समय पे ना गवर्नमेंट के पास ना उतना मनी नहीं थी, उतना संसाधन नहीं थे सारी चीजें दे सके, इसीलिए उन्होंने प्रायोरिटी पे फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन जो अदर राइट्स थे उनको उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया, सो दैट कि आने वाले फ्यूचर में हम दें। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड है, ठीक है, बड़ा विवादित रहता है कि भाई की शादी ब्याह और डिवोर्स और प्रॉपर्टी के जो कानून होंगे वो सभी धर्मों, सभी लोगों पर बराबर, मतलब एक ही रूल अप्लाई होगा, लेकिन ये बात मानी जाती थी, बट ये हम कानून रूप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। आज भी देखिए कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदूज में अलग अलग सिस्टम है प्रॉपर्टी के लिए, डिवोर्स के लिए, ठीक है, शादी के लिए, ठीक है। तो ये बोला गया है कि हम इस बात को मानते हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, बट आज जब 1947 में हम हैं तो अभी ऐसा माहौल नहीं है कि हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर दें। इन फ्यूचर में अगर ऐसा माहौल होगा, ऐसा कॉन्सेंसस बनता है कि हाँ सब की भाई ऐसा होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सिविल कोड बन जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब देश आजाद हुआ था ना, बहुत मसले थे, आज के हिसाब से कंपेयर मत करो उसे 1947 को, ठीक है। 1947 में धर्म के नाम पे 2 देश बन चुके थे। अगर उस समय ज्यादा जोर डालते, ये बात थी कि अगर 1947 में यूनिवर्सल सिविल कोड भी हम अगर जबरदस्ती अप्लाई मतलब इंप्लीमेंट कर देते, तो हो सकता है कि जो मुस्लिम तबका है या जो आदिवासी तबका है हमारा, जिनके अपने कायदे कानून हैं, उनको इनसिक्योरिटी की भावना जागृत हो जाती है। तो ये लगा कि हम अभी नहीं करेंगे, अभी माहौल नहीं है, इन फ्यूचर में जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सिचुएशन सही हो जाएगा, लोग समझना शुरू कर देंगे, तो इस पे बात करेंगे और इसको कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्सल आपका जो डीपीएसपी को मतलब फ्यूचर पे रखते हुए कि देश इस रास्ते पे जाना चाहिए, हमारा देश ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, वो किया गया। यस सर। सर ऐसे ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नहीं है ना? नहीं, यूनिवर्सल सिविल कोड आपका सिर्फ शादी, ब्याह, तलाक और प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, ठीक है ना। इसका मतलब सिविल कोड मतलब नागरिक के जो कायदे कानून है, वैसे वो इस पे आता है। 1 रैंक 1 क्वेश्चन तो अलग चीज हो गई, अब थोड़ी सी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब हम जैसे हमने देखा कि 36 से लेकर
कितना होता है 36 से लेकर 51 तक के 51 हमारा डीपीएस चलता है। अच्छा, सवाल जो बहुत कॉमन है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, किस आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आयरलैंड से इसको लिया गया है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आता है, जैसे मैं पहले बताया था कि डीपीएसपी का जो मेन उद्देश्य है वो वेलफेयर स्टेट को स्थापित करना है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है। इसके लिए जो आप पूरा सिस्टम देखोगे बनेगा। इसीलिए जो डीपीएसपी है वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, वो सोशल जस्टिस की बात करता है, वो डेमोक्रेटिक जस्टिस की बात करता है। अब जब ये तीनों वर्ड बोले हैं ना, ये तीनों वर्ड यूपीएससी में पूछे गए थे कि भाई ये बताइए कि डीपीएसपी में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सोशल जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं, या कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। ये यूपीएससी का सवाल था ये। अभी नहीं आया, समझ में आया? समझ में आ गया ना? ठीक है, 43। अब इसलिए कह रहे हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक की जो डीपीएसपी है उसको याद कर लीजिएगा। पीसीएस में थोड़ा सिंपल आता है, वो आपसे या तो मैच द फॉलोइंग वाला सवाल डाल देगा, पूछ देगा आपसे कि भाई आर्टिकल 40, 41, 42, 43 इनके मैच द फॉलोइंग कर लो आप, ठीक है। या एक बार मुझे याद है कि मैंने खुद में दिया था कि उन्होंने बोला था कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करते हैं, वो आर्टिकल 51 है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, 36 से लेकर 51 अगर आप पढ़ लोगे एक क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे देखिए दो तरीके हैं आर्टिकल पढ़ने के, डीपीएसपी को पढ़ने का तरीका। एक है कि हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लाइन से पूरा पढ़ डालें, 36, 37, 38, ठीक है, इस तरह से पूरा पढ़ डालें। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि हम इस तरह पढ़ें कि इकोनॉमिक न्याय किसने दिया, एक जस्टिस किसने दिया, या सोशल जस्टिस कौन से आर्टिकल ने दिया, इस तरह से डिवाइड करके पढ़ लें हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई किताब आपके पास होगी, कोई ना कोई नोट्स आपके पास होंगे, नहीं तो आप इंटरनेट से आप डीपीएसपी को पूरा ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा सवाल भी पूछ लेंगे इसमें, कुछ मैंने अलग से भी नोट्स तैयार किए आप लोगों के लिए, जो पीडीएफ भेजी है उससे अलग भी कुछ मैंने दिया है आप लोगों को, दूंगा मतलब आपको, जिस तरह आपने भी दिए थे। हाँ, जैसे सर आप जो कह रहे थे वो टेस्ट, अरे आप पहले पढ़ लो, आप पहले डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। आप मुझसे क्लास के बाद बात करना, मैसेज कर देना, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है फिर बंद हो जाएगी वो। आर्टिकल 36 क्या बोलता है आपको, आर्टिकल 36 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 36 बोलता है कि जो परिभाषा, अच्छा ये बताइए कौन से आर्टिकल में हमारे राज्य की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12, ठीक है, राज्य की परिभाषा 36, सुनो, हाँ ठीक है, आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है, कि आर्टिकल 12 में बोला गया कि राज्य क्या होता है, डेफिनेशन दी गई है। 36 में ये बोला गया है कि जो हम डेफिनेशन यहाँ दे रहे हैं वो एज इट इज वही है जो आर्टिकल 12 में बात की गई है, वो अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है हमारी, ठीक है, डेफिनेशन है स्टेट की। ये आर्टिकल 36 में आता है। 37 में क्या आएगा? 37 में क्या आएगा सर? फिर दो बार क्यों दिया है? डीपीएसपी में डाल दिया गया, अब कई चीजें रिपीट करेंगे, डीपीएसपी के अंदर आ गई है इसके अंदर, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या है सर? एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएस। हाँ, आर्टिकल 37 शोर बहुत हो रहा है यार, कहाँ शोर इतना हो रहा है? यही कहा गया है कि हाँ जी भाई, एक मिनट मैं थोड़ा सा कहाँ शोर हो रहा है बंद करता हूँ उसका। चलिए बोलिए, हाँ बोलिए। सर यही कहा है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, इन फंडामेंटल है ये व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। आर्टिकल 37 और कोई? राष्ट्रीय तत्व को लागू। आर्टिकल 37 बोलता है कि भाई जो आपका डीपीएसपी है उसको आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 37 ये बोलता है, ठीक है ना। क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस आर्टिकल, क्या लिखता है कि द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, मतलब कि आप वो कोर्ट में नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये आर्टिकल 37 बोल रहा है कि डीपीएसपी को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते आप,
ठीक है, क्लियर हो गया। 38 में क्या है? सर आर्टिकल 37 में बोलिए। 38 में क्या है? वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस की बात की गई है। हाँ, इसमें क्या बोला कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो लोगों का वेलफेयर है उसको प्रमोट करने की बात की गई है, और जो न्याय की हम बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की बात करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथ में कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटीज भी कम हो जाएं, ठीक है, कुछ जो है वो कम हो जाए इनइक्वालिटीज। अच्छा, ये बात बोली गई है आपके आर्टिकल 38 के अंदर, ठीक है। यस सर। पूरा तो आर्टिकल मतलब के 38 है, 38(2) भी है इसके अंदर, मतलब 38(1) और 38(2) में बोला गया है कि इनइक्वालिटीज को हम कम करेंगे, ठीक है। आय की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हाँ, राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानताओं समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा, कह रहा नहीं जाएगा, प्रयास किया जाएगा, ठीक है। जी सर, प्रयास किया जाएगा। दोनों फर्क है, कोशिश कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब बात 39 की बात करते हैं। 39 क्या है? तो अच्छा, फिर 36 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 क्या है कि आप नॉन जस्टिफिकेबल करते हैं। 38 क्या है आपका कि ये जो जितने भी इनइक्वालिटीज कम किया जाए, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 38 क्या है? 39 क्या है? 39 में तो सर बहुत सारे हैं। हाँ तो बताइए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज जैसे मैंने आपसे एक बार याद करोगे, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा था कि जो आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रावधान है 4-5 91, 2, 3, 4 क्लॉज जो हैं, वो कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा 19(1), 19(2), 19(3) इस तरह पूछ लेगा आपसे वो, ठीक है। और इसी तरह से आर्टिकल 39 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी खूब सारे क्लॉज हैं इसके अंदर। इसमें कम से कम 3, 2, 3, 6 क्लॉज इसके अंदर हैं। तो आपसे 39 पूछेगा, मुझे लगता है पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया है। समझ रहे कहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीजें? इसके पार्ट याद रखने हैं आपको। मैच द फॉलोइंग 5, ठीक है ना, ठीक है ना, इसे करना है आपको। चलिए 39 क्या बोलता है? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करेगा, क्या करेगा? इसमें 39A की बात करता है दैट द सिटीजन men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। एक बार एग्जाम आ चुका है, means of livelihood मतलब कि जीने का जो एक सही एक साधन होते हैं, जीविका वगैरह, उसका उपलब्ध कराएगा वो, ठीक है, कि उनका एक ऐसा माहौल मिल सके जहाँ पर लोग आराम से सम्मान से जी सके। आप इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वो अभी आएगा इसके अंदर, अभी आएगा, इसी में आएगा। अभी 39A की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। अब समझ रहे हैं क्या करना है आपको, समझ रहे हो? बी की बात करते हैं that the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। यानी कि जो भी देश के जो भी संसाधन होंगे या रिसोर्सेज होंगे, उस पे सरकार कंट्रोल करके सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप मतलब सबको कोशिश करेगी कि देश के जितने लोग हैं उनको बराबरी से उसका फायदा मिल जाए, या उतना उनको पैसा मिले या कुछ भी कर, सबको बराबर का हक मिले सर। हाँ, बेसिकली ये जैसे कि आपके माइंस हैं आपके, या मैं आपसे बात करता हूँ कि जो आपकी सैटेलाइट है आपकी सैटेलाइट के नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं? आपके रिसोर्सेज है ना देश के, ठीक है ना भाई। सैटेलाइट इसरो ने भेजी ऊपर, तो उसमें बनने में पैसा तो लगा ना, ठीक है। अब मान ली, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अब मान ली सैटेलाइट बनी, वो सैटेलाइट में लेट सपोज 400 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है, और सरकार ने सैटेलाइट भेजा कि कम्युनिकेशन को बढ़ावा देंगे, यानी कि इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट भेजी। तो आपके ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं, ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं? ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं? सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के ऐसे जो पंख निकले होते हैं ऐसे ना, ऐसे ये जो होते हैं ना, उसमें वो रिसीवर रिसीव करने के लिए काम आता है सभी, ठीक है। तो अब सरकार क्या करती है? ट्रांसपॉन्डर्स को इनकी बोली लगाती है, और कंपनियां क्या करती हैं? वो बोली देकर खरीदती हैं, और जिसके बाद जितने ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं तो उनका जो उनका कम्युनिकेशन है या उनका जो नेटवर्क है मजबूत होता है। तो इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए या आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आपको ट्रांसपॉन्डर खरीदने पड़ते हैं। अब हुआ क्या था, देखिए मैं ये एग्जांपल क्यों लिया है, जियो ने 2010 की बात है,
2010 में आपका रिलायंस वाले जो थे, इन्होंने सोचा कि हम जाएंगे इंटरनेट के दुनिया में आएंगे, मतलब कम्युनिकेशन की दुनिया में आएंगे, टेलीकम्युनिकेशन में आएंगे। मुकेश अंबानी वाले ग्रुप ने सोचा, ठीक है। उससे पहले वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि फैमिली का क्लॉज था कि अनिल अंबानी के पास उनका अपना रिलायंस का कम्युनिकेशन था। तो आई थिंक 5 साल या 10 साल तक जो मुकेश अंबानी हैं वो इस फील्ड में नहीं आ सकते थे। जब जैसे 10 साल होने वाले थे तो मुकेश अंबानी ने सोचा कि हम अब इंटरनेट की दुनिया में आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम इंटरनेट जो है वो इस सेक्टर में जब आएंगे तो वॉइस पे ना जाके, यानी कि हम इंटरनेट को ज्यादा तवज्जो देंगे कि इंटरनेट फैलाएंगे जिससे कि हमारे कंपनी को और मिले। जैसे जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया था, वो फोकस करती है इंटरनेट के ऊपर, ना कि वॉइस के ऊपर। अब चूंकि अगर डेटा के ऊपर, अब अगर रिलायंस अपने नाम से जाता, अब सुनिएगा क्या घपला हुआ है, अगर रिलायंस अपने नाम से जाता तो सबको लग जाता कि मुकेश अंबानी जो हैं वो खरीदने जा रहे हैं, वो इंटरनेट की फील्ड में या कम्युनिकेशन की फील्ड में आ सकते हैं, तो मार्केट है वो उथल पुथल हो जाती है, लोग थोड़ा सा शेयर हाई उसके हो जाते हैं, दिक्कत आती है। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई, छोटी सी कंपनी बनाई, और उस कंपनी के माध्यम से उन्होंने ट्रांसपॉन्डर्स लिए वॉइस के लिए, मतलब कि बात जो करते हैं मोबाइल पे उसके लिए हमने लिए, ठीक है। उस समय यूपीए की सरकार थी, मुकेश अंबानी को ट्रांसपॉन्डर मिलता है, ठीक है। मुकेश अंबानी उससे वॉइस के साथ साथ डेटा भी भेजते हैं, जो आपको जियो के माध्यम से इंटरनेट मिलता है ना, वो भी आपको मुकेश अंबानी की कंपनी के द्वारा मिलता है। लेकिन जो डील हुई थी वो इस बात की हुई थी कि आपको वॉइस का करेंगे, इंटरनेट का नहीं था कुछ भी इसके अंदर। यूपीए के जाने के बाद जो एनडीए भी आई, यानी कि मोदी जी की सरकार आई, उसने भी इसको लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया। अब मुकेश अंबानी ने तो भाई सस्ता खरीद लिया था ना, उन्होंने तो वॉइस की बात की थी, तो वॉइस सस्ता होता है, लेट्स सपोज उन्होंने 100 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन अगर इंटरनेट की बात करते तो मान लो 500 करोड़ का बिकता वो, तो ये 400 करोड़ का नुकसान तो हुआ ना हमें, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, समझिए बात को। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कि the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good, यानी राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण में ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अधिक से अधिक हित नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों को हित हुआ है, बाकी लोगों का अहित हुआ है इसके अंदर। ऐसे कई सारे केसेस हैं, ये सिर्फ मेरे एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको दिमाग में आ गया तो मैंने बात कर दी, ठीक है। इस तरह से होता है इस चीजों का। और अगर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी होती है जो इस बात को बिलीव करती है कि जो संसाधन है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? समाजवाद, सोशलिज्म, ठीक है ना, सोशलिज्म। और कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है? तो जो प्रॉफिट मेकिंग, गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें से ज्यादा प्रॉफिट हो किसी को, अपने प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट पे करते हैं कि अगर हमने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल का रिटर्न्स आने चाहिए। सवाल आता है इंडिया क्या इस्तेमाल करती है, इंडिया में क्या चलता है? मिश्रित, इंडिया मिक्स सवाल ये आता है कि इंडिया में कौन सी है, मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर आपका सरकार प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर है जो कि प्रॉफिट बात करता है, और सरकारी कंपनी भी इसके अंदर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सोशलिस्ट विचारधारा बात करती है। क्लियर हो गया ना? सवाल गलत मत करके। सर आजकल गवर्नमेंट ज्यादा प्राइवेटाइज करने पे जोर दे रही, तो हमें अपना मॉडल भी बदल देना चाहिए क्या? मॉडल बदल ही तो रहा है, अब तो सरकार कर ही रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सरकार क्यों कर रही है, मुझे बताइए। चलिए सर, जैसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हो, तो ये कह रही हैं कि मतलब हम लोग जिन सेक्टर्स को कंट्रोल उसके पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, पैसा नहीं है इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही है। उनको लगता है कि इस देश को बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, ठीक है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग चाहिए, यहाँ पे स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? हमारी इकोनॉमी तो लिमिटेड है ना, छोटी है, लगभग 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। तो सरकारी कंपनियां बेचकर जो पैसा आएगा उससे वेलफेयर स्कीम चलाई जाएंगी, ठीक है, वेलफेयर स्कीम चलाई जाएंगी, ठीक है। अब मैडम ने तो बोल दिया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला तो है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी जी जो काफी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंपनियां बेच दी जाएं, अभी तक एक भी कंपनी बेच नहीं पाए 7 साल के अंदर। क्यों नहीं बेच पाए? क्योंकि कंपनी को बेचना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके अपने कुछ टेक्निकल मैटर्स हैं।
तो अगर हमें जितनी हमारे देश में कंपनियां हैं, अगर सबको अगर बेचा जाएगा तो उसमें 60-70 साल लग जाएंगे। तो इसमें एक अलग मसला है कि कंपनी बेच के पैसा लाएंगे और पैसे को हम वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना जहां पर आपको मिलता है, क्या नाम है, एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है, तो वहां पर आप औरतों को फंड कर देंगे या हॉस्पिटल खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे, इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं। लेकिन सर बोलिए। लेकिन सर वो ग्रेजुअली इन्वॉल्व तो कर रहे हैं ना प्राइवेट कंपनीज को, कुछ पोर्शन नहीं आ रहा है बहुत। अब देखिए, अच्छा पॉजिटिव क्या है इसका, मैंने एक बार मैंने वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसका अच्छा पॉजिटिव क्या है। देखिए, जो कंपनीज है, जैसे मान लो एनटीपीसी है या ओएनजीसी है, देखा ये गया है कि जब सरकारी कंपनी जब हो जाती हैं तो ये अपनी क्षमता से कम काम करती हैं। जितना जो करना चाहिए था उतना ये करते नहीं है ये लोग, इनका मैनेजमेंट कमजोर रहता है, तो फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होती है। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आएगा, प्राइवेट मैनेजमेंट इसके अंदर आएगा, तो ये सोच है कि प्राइवेट मैनेजमेंट जब आएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, ये तो सर मतलब सर ये जो मोदी जी है, ये अपने अकेले डिसीजन लेके कंपनीज बेच सकते हैं, इसमें कोई वो पास नहीं होगा जो दोनों हाउस में होता है ऐसे करके? कुछ नहीं, ऐसा कोई बिल नहीं है। बिल पास करते हैं, बिल तो होता ही, अगर कोई बिल की जरूरत पड़ेगी तो बिल पास कर दिया जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने का तो सरकारें करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, बाकी हमेशा वक्त में होता है। जब अब कोई कंपनी, ऐसे अब बीएसएनएल है, एग्जांपल लेते हैं, बीएसएनएल को अगर रिवाइव करना पड़ा, रिवाइव मतलब कि इसको दोबारा जिंदा करने के लिए मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, लेट्स सपोज कि मान लो बीएसएनएल को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए 1000 करोड़ की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर बेच के 50 करोड़ मिल सकते हैं तो क्या बेहतर होगा कि उसको दोबारा रिवाइव कराएं। सर लेकिन इसमें एक स्टेप ये भी तो हो सकता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज अपने आईपीओ से स्टार्ट करती है या शेयर से लोगों से पैसा मंगाती हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट भी अगर चाहे कि अगर हम अपनी सरकारी कंपनी को दोबारा रिवाइव करें आईपीओ के थ्रू, तो ये भी तो एक स्टेप हो सकता है, रादर देन कि। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के शेयर्स नहीं होते, शेयर्स होते हैं वहां पे। उनके प्रॉब्लम क्या है, जो पहले मैंने बोला कि इन जो जितना इनको सपोर्ट किया गया, जितना उनको काम करना चाहिए था, उतना ये बड़े नहीं हो पाए। एनटीपीसी ओएनजीसी का वर्ल्ड लेवल पे कोई वो रैंकिंग नहीं है इनकी। ठीक है, जो जितनी सर एक बार आपने कहा था सर एक बार आपने कहा था कि एलआईसी के पास बहुत पैसा है पर उसको भी बेचने का सोच रहे हैं, तो सर उसको क्यों? वो तो घाटे में नहीं है। सुनिए, एलआईसी का बहुत भयंकर पैसा एलआईसी के पास है। इतना भयंकर पैसा है कि जब भी मार्केट में जब मार्केट क्रैश करती है तो सरकार क्या करती है कि एलआईसी का पैसा लेकर उसमें इन्वेस्ट करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है और मार्केट स्टेबल हो जाता है। अमूमन तो इस तरह से किया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि एलआईसी लिस्टेड नहीं है कहीं पर, तो इसके अंदर से जो कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट है वो बहुत होता है। किसी को पता ही नहीं कितना पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसकी खबर बहुत कम लोगों को है। तो हमेशा संभावना रहती है कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब एलआईसी जब इसका आईपीओ आएगा तो बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो हो सकता है कि एलआईसी बेहतर तरीके से काम कर पाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर पाए। 10% सर इसका तो 10% ही कर रहे हैं ना मार्केट में सर। नहीं एलआईसी का अच्छा खासा चलता है इसका। देखिए एलआईसी पैसा आता कहां से एलआईसी के बाद? सर जो लोग इसके शेयर जो 10% ही निकाल रहे हैं ना मार्केट में, 10% निकाल रहे हैं इसके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने। सर एक क्वेश्चन था इसी आर्टिकल 39 के बी। हाँ हेलो, हाँ अच्छा एक बार समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला, कंपनीज वाला, ये सब मेंस में भी आते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है सर इसी पे क्वेश्चन था या आर्टिकल 39 बी का जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज में, जैसे करंट में एक न्यूज चल रही कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऐसा किया कि 75% रिजर्वेशन वो केवल अपने स्टेट के पॉपुलेशन को देंगे एंड रादर देन कि बाहर से लोग को बुला के जॉब। तो ये जो मटेरियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका तो वायलेशन एक तरह से ये होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे पूरी इंडिया के लोगों का वो नहीं रहेगा, केवल हरियाणा की प्रोटेक्शनिज्म, इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। आज जैसे जो पोस्ट कोरोना टाइम आया है, देखिए कोरोना के बाद बहुत खराब होगी मार्केट की हालत। ठीक है, कोई भी देश हो बहुत बुरी स्थिति में है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं या जितने भी स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि पहले उनके लोगों का प्रोटेक्शन हो सके, बाकी दुनिया को बाद में देखेंगे हम। तो आपने सुना होगा नाम ग्लोबलाइजेशन का, कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक कंपनी अपना सामान यहाँ बनाती है, वहां कहीं और बेचती है, तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब सब कुछ सही होगा तो ग्लोबलाइजेशन रहेगा।
सामान यहाँ से बनाओ, वहां बेचो, जाके पैसा कमाओ, ठीक है। लेकिन कोरोना आ गया, अब सभी कंट्रीज हैं वो सोच रही हैं कि कैसे पैसे उनके लोग बचे रहें, उनकी फैक्ट्रीज बची रहें, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्सेस लगा रहे हैं, हम दूसरी कंपनीज को इंडिया में आने नहीं दे रहे हैं कि वो फायदा उठा सके, मतलब आ सकती है लेकिन कंट्रीज नहीं आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेट्स भी ये काम कर रहे हैं कि पहले वो अपने स्टेट्स के लोगों को देखना चाहते हैं बजाय इसके कि बाहर के लोगों को करें, क्योंकि रिसोर्सेज सर लेकिन हमारे कंट्री का तो कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए एक है ना। लेकिन ये भी प्रावधान है ना कि सबके साथ नहीं, प्रावधान ये भी तो है कि राज्य सरकार अगर उनको लगता है कि कोई उनकी कम्युनिटी या कोई वर्ग जो है वो कम उसको दिक्कत है तो उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप पढ़ो ना संविधान के अंदर ये भी लिखा हुआ है। हाँ ये सर लिखा है, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट भी तो एक्शन ले सकती है, लाइक कि वो अब इस पे क्या, जब वो बिल जाएगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं ना। तो हो सकता है हर अपना स्टेट का अपना अलग अलग तरीका हो काम करने का, अलग अलग बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसको नल एंड वॉइड किया जाए या ना किया जाए, लेकिन स्टेट अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाँ कुछ कोई बोल रहा है, क्या हुआ, कुछ बोल रहा है? हमें जॉब मिल जाएगी ना? है जॉब नहीं मिलेगी सर हम लोग देखिए, जब सुनिए, जब मैं कई बार कहा, जब ग्लोबलाइजेशन रहेगा, इकोनॉमी फले फूलेगी तो कांग्रेस ही सरकार जीतेगी, और जब बहुत मुश्किल वक्त आएगा, जब कि प्रोटेक्शनिज्म आएगा तो बीजेपी की सरकार